आज आप सबके लिए लेकर आए हैं मनी एंड इन्फ्लेशन चैप्टर। हो सकता है कि वीडियो के बैकग्राउंड में आपको कुछ साउंड सुनाई दे, क्योंकि अभी सभी लोग जग रहे हैं तो साउंड आएगा ही आएगा, इसलिए हम ऑलरेडी पॉइंट्स लिख लिए हैं। तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात आता है कि बाटर सिस्टम होता क्या है। आप सभी लोग जानते हैं, सुने हैं, कहीं ना कहीं पढ़े होंगे कि बाटर सिस्टम होता क्या है। देखिए, ये कोई लड़का है और ये भी कोई लड़की लड़का है, ठीक है। इसके पास है राइस, इसके पास है वीट, इसके पास है राइस, इसके पास है वीट। ये चाहता है कि मेरे पास वीट होता और ये चाहता है कि मेरे पास राइस होता, तो ये क्या करेगा, दोनों आपस में एक्सचेंज कर लेगा। इसके पास राइस है तो ये इसको राइस दे देगा, इसके पास वीट है तो ये अपना वीट इसको दे देगा, बदले में क्या ले लेगा, राइस। यानी गुड्स का आपस में एक्सचेंज करना वो क्या कहलाता है, बाटर सिस्टम। जैसे आपके पास पेन है, मेरे पास मार्कर है, आप चाह रहे हैं कि मेरे पास मार्कर होता, हम चाह रहे हैं कि मेरे पास पेन होता, तो हम क्या करेंगे, हम मार्कर आपको दे देंगे, आपका पेन हम खुद ले लेंगे। तो इसको क्या बोलेंगे, बाटर सिस्टम। यही है हमारा बाटर सिस्टम। आपकी स्क्रीन पर जो इमेज दिख रहा है वो है हमारा बाटर सिस्टम, ठीक है। अच्छा, जब बाटर सिस्टम था तो फिर मनी का क्या जरूरत है। सवाल जेन्युइन है भाई कि जब बाटर सिस्टम था ही तो फिर मनी का इन्वेंशन कैसे हो गया भाई। देखिए, बाटर सिस्टम तो था, लेकिन बाटर सिस्टम में कुछ डिफिकल्टीज आ रही थी, कुछ कोइंसिडेंस हो रहे थे। क्या थे वो यही थे। देखिए, पहला पॉइंट है जो डिफिकल्टीज है, पहला डिफिकल्टीज जो है, नीड फॉर कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, नीड फॉर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, अब सपोज कीजिए कि इसके पास है राइस, ठीक है, ये जो लड़का है इसके पास है राइस और इसके पास है वीट। अब ये लड़का चाहता है कि मेरे पास पल्स होता, पल्स का मतलब दाल होता, मेरे पास दाल होता, और ये चाह रहा है कि काश मेरे पास क्लॉथ्स होता। अब बताइए कि दोनों आपस में कैसे एक्सचेंज करेंगे, नहीं कर पाएंगे। तो सबसे बड़ा जो समस्या था पहला ये था कि डबल कोइंसिडेंस। डबल कोइंसिडेंस का मतलब ये जो बंदा है कुछ अलग सोच रहा है जो इसके पास नहीं है, ये जो बंदा है कुछ अलग सोच रहा है जो इसके पास नहीं है, तो इसी को बोल रहा है यहाँ पर डबल कोइंसिडेंस। तो पहला, नीड फॉर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। अच्छा, सेकेंड डिफिकल्टी जो आता था वो है डिफिकल्टी ऑफ डिवीजन एंड सब डिवीजन ऑफ गुड्स। अब ये क्या कहता है, अब देखिए कि एक लड़का है कोई, इसके पास है काऊ, ठीक है, और ये चाहता है कि मेरे पास का शुगर होता, ये शुगर खरीदना चाहता है, ठीक है। एक लड़का है जिसके पास काऊ है और ये शुगर खरीदना चाहता है, और ये जो भाई साहब है इनके पास शुगर है, तो क्या ये शुगर के बदले काऊ अपना दे देगा। आप ही सोचिए कि आपके पास गाय है, आप चाहते हैं कि मेरे पास चीनी होता और मेरे पास चीनी है, तो क्या आप अपना गाय देकर हमसे चीनी लेंगे, नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि आपका जो गाय है वो ज़्यादा कीमती है कंपेयर टू शुगर। वहीं यहाँ पर दिक्कत हो रहा था, सब डिवीजन हम नहीं कर सकते थे। अब काऊ को हम काट कर नहीं ना देंगे भाई, वहीं यहाँ पर बोला कि सब डिवीजन गुड्स का हम नहीं कर सकते थे। इनको शुगर चाहिए, अब कितना शुगर चाहिए, 5 किलो, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 10 kg। उस समय तो रखने का भी जगह प्रॉपर नहीं होता था, तो हम ज़्यादा शुगर खरीद कर भी क्या करेंगे। तो सेकेंड जो डिफिकल्टी जा रहा था वो आ रहा था कि डिफिकल्टी ऑफ डिवीजन एंड सब डिवीजन ऑफ गुड्स। हम गुड्स को, बहुत ऐसे गुड्स थे जिनका हम डिवीजन नहीं कर सकते हैं। चीनी का आप डिवीजन कर सकते हैं, राइस का डिवीजन कर सकते हैं, अब काऊ, बिफेलो, गोट, इस सब का डिवीजन आप कैसे करेंगे, नहीं कर सकते थे। तो दूसरा प्रॉब्लम ये फेस करना था। तीसरा जो डिफिकल्टी आता था वो था डिफिकल्टी इन कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ गुड्स। अब मान लीजिए कि आपके पास शुगर है और मेरे पास राइस है, ठीक है। अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, मान लीजिए कि हमको चाहिए 1 kg शुगर, 1 kg हमको शुगर चाहिए, और आपको चाहिए 1 kg राइस, ठीक है। मेरे पास राइस है, आपके पास शुगर है, हमको चाहिए 1 kg शुगर, आपके पास है 1 kg राइस। हम कैसे कैलकुलेट करें कि कौन, मतलब किसका वैल्यू ज़्यादा है, राइस का वैल्यू ज़्यादा है कि शुगर का वैल्यू ज़्यादा है, दोनों को हम कैसे मतलब मेजर करें। सेकेंड प्रॉब्लम यही था, डिफिकल्टी इन कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ गुड्स, ठीक है। वैल्यू ऑफ गुड्स को हम लोग कैलकुलेट करने में हमको बहुत डिफिकल्टी होती थी कि हम शुगर कितना दे कि हमको कितना राइस मिलेगा, हम कितना गेहूं दे आपको कि आप हमको कितना चावल दीजिएगा। समझ में आ रहा है, मतलब हम गुड्स को मेजर, कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं था हमारे पास उस समय। वही बोल रहे हैं यहाँ पर कि डिफिकल्टी इन कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ गुड्स। इसको आप दूसरे तरीके से भी ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि आपके पास है काऊ, आपके पास क्या है, काऊ, और हमको चाहिए गॉट, हमको चाहिए गॉट। अब बताइए कि आप कैसे हमको देंगे।
हम मेरे पास है गॉट, आपके पास है काऊ। मान लीजिए कि हमको एक गाय चाहिए, एक काऊ, तो हो सकता है कि आप 10 गोट हमसे ले ले, हो सकता है कि 15 ले ले, हो सकता है कि 5 ले। तो कैसे मालूम चलेगा कि आखिर काऊ का कीमत कितना है, वैल्यू कितना है? तो सेकेंड प्रॉब्लम हमारा ये था। अच्छा, फोर्थ जो डिफिकल्टी आती थी वो था डिफिकल्टी इन द केस ऑफ सर्विसेज। अब मान लीजिए कि जो लोग आपको सर्विस देते हैं, जैसे डॉक्टर आपको सर्विस देते हैं, इंजीनियर आपको सर्विस देते हैं, वॉशरमैन आपको सर्विस देते हैं, पुलिसमैन आपको सर्विस देते हैं, टीचर आपको सर्विस देते हैं, तो आप कैसे उनको भाई गुड्स देंगे, कैसे कैलकुलेट कर वैल्यू आप पता करेंगे? मेरा कहने का मतलब ये है, देखिए कि एक डॉक्टर है, डॉक्टर आपको सर्विस दे दिया, बहुत बढ़िया। एक वॉशरमैन है, वॉशरमैन समझते हैं, धोबी जो आपका कपड़ा खींचता है, वो आपको सर्विस दिया। इन दोनों को आप कैसे कैलकुलेट कर गुड्स दोगे? डॉक्टर को कैसे कैलकुलेट करोगे कि डॉक्टर साहब का इतना गुड्स बनता है, इतना हम चावल दे दें, या वॉशरमैन का इतना काम किया है, इनका इतना गुड्स बनता हुआ? मतलब कोई एक स्टैंडर्ड लेवल नहीं था। ये भी डिफिकल्टी है। टीचर हमको पढ़ाया, अब हमको समझ में ही नहीं आ रहा कि हम इनको गुड्स कितना दें, क्या दें। डॉक्टर सर्विस दिया, पता नहीं चला कि हम उनको क्या दें। उस समय डॉक्टर नहीं थे, वैद्य थे। ठीक है, तो ये डिफिकल्टी थी। फिफ्थ जो हमारे पास आता था वो है डिफिकल्टी इन स्टोरिंग वैल्यू। स्टोरिंग वैल्यू, हम फ्यूचर के लिए कुछ स्टोर कर नहीं रख सकते थे। जैसे मान लीजिए कि आपको चावल खरीदना है, ठीक है, 1 केजी खरीद लिए, 5 केजी, 10 केजी, 15 केजी, 20 केजी खरीद लिए। अब आप ये सोचेंगे कि हम 1 क्विंटल चावल खरीद कर रख ले, पॉसिबल नहीं था। क्यों नहीं था पॉसिबल? क्यों नहीं था? क्योंकि आपके पास प्रॉपर जगह नहीं था उस चावल को रखने का, प्रॉपर जगह नहीं था। कहाँ रखते आप चावल? ठीक है, तो ये सब डिफिकल्टी थी वाटर सिस्टम में। इसी कारण वाटर सिस्टम हमारा फेल हुआ, और हम लोग ने एक ऐसा चीज को इन्वेंट किया ताकि हर जगह एक्सेप्टेबल हो, हर गुड्स का, हर सर्विस का वो एक्यूरेट वैल्यू निकाले, और उसका नाम है मनी। तो सबसे पहले कागजी मुद्रा यानी करेंसी, सबसे पहले करेंसी चाइना ने इन्वेंट किया। तो चलो हम मनी पर बात करते हैं कि क्या है मनी। ठीक है, फंक्शन क्या है मनी का। तो चलिए बात करते हैं मनी और मनी के फंक्शन के ऊपर। 3 फंक्शन होते हैं, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन और कॉन्टेंजेंट फंक्शन। ठीक है, अच्छा, ये ग्रुप को डिसाइड कौन किया था, यानी बांटा था कौन? डॉक्टर किनले। ठीक है, डॉक्टर किनले ने ग्रुप का डिवीजन किया था। बुक पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा, लिखा भी है। ओ ले अच्छा, वीडियो बंद कर लिख लेते हैं, टाइम आपका बचेगा। चलिए बात करते हैं डिफिनेशन ऑफ मनी का। तो देखिए, मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेबल एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड एट द सेम टाइम एक्ट एज द मेजर एंड स्टोर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। अच्छा, मतलब क्या हुआ? देखिए, मनी एक ऐसा चीज है, मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेबल एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, जनरली इनको एक्सेप्ट किया जाता है, किस लिए? मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए। एंड एट द सेम टाइम एक्ट एज द मेजर एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू मीन्स मनी को हम स्टोर कर रख सकते हैं। एंड स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट क्या होता है? मान लीजिए कि हम आपसे बोले कि भाई हमको 100 रुपया दो, हम 10 दिन बाद लौटा देंगे। तुम हमको 100 रुपया दे दिया, हम जो आपको 10 दिन बाद 100 रुपया लौटाएंगे उसको बोलते हैं डेफर्ड पेमेंट। ठीक है, अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ मनी। देखिए, फंक्शन ऑफ मनी बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन मेनली प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन और कॉन्टिजेंट फंक्शन। कौन कौन? प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन एंड कॉन्टिजेंट फंक्शन। इसको कौन डिवाइड किया था, कौन ग्रुप किया था? डॉक्टर किनले। ठीक है, अच्छा, प्राइमरी फंक्शन की हम बात करें तो इसमें 2 पॉइंट आए, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू। सेकेंडरी फंक्शन में 3 है, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, स्टोर ऑफ वैल्यू। कॉन्टिजेंट फंक्शन, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, मैक्सिमम ऑफ यूटिलाइजेशन, क्रेडिट सिस्टम, लिक्विडिटी ऑफ कैपिटल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। अच्छा, देखिए, प्राइमरी फंक्शन की हम बात करें, पहला है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सभी को पता है मनी का यूज किस लिए होता है भाई? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी का जो मेन फंक्शन है वो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अगर आपको चप्पल खरीदना है, पेन खरीदना है, कॉपी खरीदना है, बैग खरीदना है, या एनी काइंड ऑफ सर्विसेज का आपको चार्ज देना है, जींस खरीदना है, एनीथिंग जो भी आपको खरीदना है उसको आप चेंज कर सकते हैं पैसा से। जैसे आपको पेन खरीदना है, आप पैसा दीजिए, आपको पेन मिल जाएगा। आपको जीन्स खरीदना है, आप पैसा दीजिए, आपको जीन्स मिल जाएगा। आपको डॉक्टर से सर्विसेज लेना है, आप उसको चार्ज दीजिए, आपको
सर्विस मिल जाएगा। अगर आपको टीचर से सर्विस लेना है, आप उनको पैसा दीजिए, आपको सर्विस मिल जाएगा। यानी कुछ भी चीज़ आपको खरीदना है या किसी भी चीज़ से आपको सर्विस लेना है, एक तरीका है सर्विस लेने का, एक तरीका है खरीदने का, वो है मनी, वो है मनी। ठीक है, तो पहला जो फंक्शन है वो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ज़्यादा बताने का जरूरत नहीं है, आप सभी लोग समझते हैं। मेजर ऑफ वैल्यू, देखिए मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब ये मार्कर है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि 20 रुपये का होगा, 30 रुपये का होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये का होगा। हम इस जो ये गुड्स है हम इसको मेजर कर सकते हैं, इसका वैल्यू कितना है। अगर कोई जीन्स है तो हम उसको, उसका जो मेजर वैल्यू है हम उसको मेजर कर सकते हैं, ये 500 का होगा, 1000 का होगा। बात समझ में आ रहा है। पहले जो बार्टर सिस्टम है उस समय बहुत कंफ्यूजन था। आपका जो समय है, आपको कार खरीदना है, उसका भी मेजर वैल्यू है, इतना में आपको कार मिल जाएगा। अगर आपको एक मतलब घर खरीदना है तो आपको उसका भी मेजर वैल्यू पता है कि घर खरीदना है तो इतना लाख लगेगा। यानी हर चीज का आपको पता है। वो क्या हो गया हमारा प्राइमरी फंक्शन, मेजर ऑफ वैल्यू। यानी मनी के हेल्प से हम कोई भी चीज का मेजर वैल्यू ले सकते हैं। दुनिया में कोई भी चीज आपको खरीदना है उसका वैल्यू पता है। ठीक है, वही आपको बोल रहा है मेजर ऑफ वैल्यू। आपको पेन, पेंसिल, रबड़, कटर जो खरीदना है भाई खरीदो, उसके हिसाब से जो आपका गुड्स है जो आप खरीदे हैं उसका आप वैल्यू पे कर दीजिए। सेकेंड फंक्शन आता है हमारा सेकेंडरी फंक्शन। फर्स्ट पॉइंट है ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या हुआ, हम यहाँ बैठे आपके पास पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गूगल पे और मैनी काइंड्स ऑफ एप्स कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आप गए कपड़ा की दुकान पर, कपड़ा की दुकान पर गए, आप एक जीन्स पसंद किए, आपकी जेब में पैसा नहीं है, आप क्या करेंगे, पापा के पास फ़ोन करेंगे या दोस्त के पास फ़ोन करेंगे कि भाई मेरे अकाउंट में इतना पैसा डाल दो ना, ट्रांसफ़र हो जाएगा। यानी ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू का मतलब कि हम मनी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम हैंड टू हैंड ही सिर्फ ट्रांसफ़र होगा, ऑनलाइन भी हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में कर सकते हैं। वहीं तो यहाँ पे बोल रहा है कि ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। हम वैल्यू का मतलब यहाँ पर समझिए भाई मनी। ठीक है, वैल्यू लिख दिया तो कंफ्यूज नहीं होगा कि भाई यहाँ पर वैल्यू क्या लिख दिया है। ट्रांसफ़र ऑफ मनी, मनी को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं इजीली बात है यार। सब ये सब रटने वाला चीज़ है। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, अब यहाँ पर देखिए। अच्छा, एक चीज़ आपको बताना भूल गए, मेजर ऑफ वैल्यू का दूसरा नाम है न्यूमेरे। न्यूमेरे, ठीक है, मेजर ऑफ वैल्यू का दूसरा नाम है न्यूमेरे। तो जब भी न्यूमेरे दे तो आपको कंफ्यूज नहीं हो जाना है। बुक में आप लिखा होगा, पढ़िएगा। हो सकता है कि बहुत सारे बुक में नहीं लिखे, लेकिन न्यूमेरे मेजर ऑफ वैल्यू की जगह पर कभी कभी ये भी लिख सकता है। यहाँ पर देखिए, समझा रहा है ना। डेफर्ड पेमेंट, डेफर्ड पेमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, डिले पेमेंट। डिले पेमेंट के नाम से भी जानते हैं। डेफर्ड पेमेंट को हम लोग डिले पेमेंट के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, हम लोग इसको फ्यूचर पेमेंट के नाम से भी जानते हैं। फ्यूचर पेमेंट, फ्यूचर पेमेंट। हम लोग इसको डेप्थ पेमेंट के नाम से भी जानते हैं। दिख रहा है, डेप्थ पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट को हम लोग डिले पेमेंट के नाम से भी जानते हैं। इसका अदर नेम फ्यूचर पेमेंट भी है, या इसको हम लोग कभी कभी डेप्थ पेमेंट भी कहते हैं। अच्छा, क्या है डेफर्ड पेमेंट, क्या है फ्यूचर पेमेंट? नाम से ही पता चलता है, डेप्थ पेमेंट, फ्यूचर पेमेंट, डिले पेमेंट। डिले मतलब पोस्टपोन्ड। अच्छा, फिर से वही एग्जांपल, अगर हम आपसे बोले कि भाई हमको 100 रुपया दे दो, हम 10 दिन बाद लौटा देंगे। ठीक है, आप हमको 100 रुपया दे दिए, 10 दिन बाद जो अब हम आपको 100 रुपया लौटाएंगे उसको बोलेंगे डेफर्ड पेमेंट। समझ में आया कुछ? वही तो यहाँ पर लिखा है, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। मतलब बार्टर सिस्टम ऐसा नहीं था कि हम बोले कि आप हमको 1 किलो चावल दे दीजिए, हम 2 साल बाद आपको गेहूँ लौटा देंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं था, लेकिन मनी के केस में पॉसिबल है। बैंक से हम लोग लोन लेते हैं, कब चुकाते हैं? 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद चुकाते हैं। या हम लोग बैंक में पैसा ही जमा किए, कब लेते हैं? 25 साल बाद, 30 साल बाद। क्यों? क्योंकि उस पर इंटरेस्ट बढ़ रहा है। बार्टर सिस्टम में क्या था, कुछ भी ऐसा फैसिलिटी नहीं था। समझ में रहा है? स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। तो डेफर्ड पेमेंट किसको बोलते हैं? डेफर्ड पेमेंट का मतलब हुआ कि जो पैसा हम आपको फ्यूचर में देंगे। समझ में आया? सेकेंड है स्टोर ऑफ वैल्यू। अब इसको भी बताएं, स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या है? वैल्यू का मतलब क्या हुआ भाई? मनी। कंफ्यूज नहीं होना है भारी भरकम शब्द देखकर। स्टोर ऑफ मनी, मनी को आप स्टोर नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं यार। ये सब रटने वाला चीज़ है, आपको तो खुद याद हो जाना चाहिए। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, खुद माइंड में सेट हो जाना चाहिए। ठीक है, हाँ, ये फंक्शन थोड़ा इम्पोर्टेंट है। ये तो आपको
नन्हा मुन्ना बच्चे थे तभी से पता होगा। फर्स्ट पॉइंट है मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटी। अब ये क्या है मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटी? मैक्सिमाइजेशन का मतलब होता है मैक्सिमम, हाईएस्ट पीक, ठीक है, और यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फेक्शन। फॉर एग्जांपल, क्योंकि एग्जांपल से ही क्लियर होगा भाई। मान लीजिए कि आप कपड़े के दुकान पर गए, ठीक है, कपड़े के दुकान पर गए और आपको जो 2 जीन्स पसंद आ गया। कितना जीन्स? 2। अच्छा, 2 जीन्स पसंद आ गया, ठीक है, और दोनों जीन्स का कीमत है 1400 रुपया। बहुत बढ़िया। आपके पास है 1200 रुपया। दोनों पसंद है, दोनों पसंद है। 2 कंडीशन है यहाँ पर। एक कंडीशन यह है कि आप एक जीन्स खरीद ले। आप एक जीन्स तो खरीद सकते हैं, पैसा है आपके पास, लेकिन आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे क्योंकि आपको तो दोनों पसंद है। अगर दोनों जीन्स आपको मिल जाए 1200 में ही, तो आप क्या होंगे? मैक्सिमम सेटिस्फाइड हो जाएंगे। तो दुकानदार बोल दिया कि ले जाओ भाई, 1200 रुपया में दोनों जीन्स ले जाओ। इसी को यहाँ पर बोला है मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटी। ये 1200 के हेल्प से आप क्या हो गए? मैक्सिमम सेटिस्फाइड हो गए कि नहीं हो गए? ये सिस्टम, ये फैसिलिटी बार्टर सिस्टम में हमारा नहीं था। समझ में आया यहाँ पर मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटी क्या बोल रहा है? अच्छा, सेकेंड पॉइंट है क्रेडिट सिस्टम। क्रेडिट सिस्टम का मतलब होता है लोन। क्रेडिट का मतलब लोन आप ले सकते हैं, फ्यूचर में आप पे कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए कि आप बैंक में गए और बैंक से बोले कि सर हमको 1 लाख रुपया लोन चाहिए। बैंक वाला आराम से आपको चेयर पर बैठाएगा, चाय भी पिलाएगा, 1 लाख रुपया भी देगा। क्यों? क्योंकि बैंक वालों को प्रॉफिट होगा। आपको दे रहा है 1 लाख, लेगा कितना? 1,20,000 रुपया। वो छोड़ो यार, यहाँ पर समझिए क्रेडिट सिस्टम का मतलब क्या हुआ? आप पैसा ले सकते हैं लोन पर। मान लीजिए कि आपका जेब खाली है, आप जाइए बैंक में, आपको पैसा मिल जाएगा। बार्टर सिस्टम में ये फैसिलिटी नहीं था। ये फैसिलिटी कब आया? जब मनी का इन्वेंशन हुआ। तो मनी का एक और भी फंक्शन है क्या? क्रेडिट सिस्टम। अगर हमारे पास मनी नहीं है फिर भी हम मनी ले सकते हैं क्रेडिट पर, यानी लोन पर। अच्छा, थर्ड जो पॉइंट है वो है लिक्विडिटी ऑफ कैपिटल। लिक्विडिटी ऑफ कैपिटल का मतलब कि हर चीज को हम कैपिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हमको एक BMW कार चाहिए, आप पैसा दीजिए, BMW कार आपके पास है। अगर आपको एक घड़ी खरीदना है, पैसा दीजिए, घड़ी मिल जाएगा। आपको एक नीडल खरीदना है, पैसा दीजिए, आपको नीडल मिल जाएगा। आपको एक तलवार खरीदना है, पैसा दीजिए, आपको, मतलब हर चीज, जो भी चीज खरीदना है आप उसका वैल्यू पे कर दीजिए, आपको मिल जाएगा। अब सपोज कीजिए कि आपके पास पैसा नहीं है, आप चले गए BMW के शोरूम में और बोले कि भैया हमको एक कार चाहिए। बोले हाँ सर, बैठिए मिल जाएगा। कौन सा सर? ये। अच्छा, पैसा सर ये इतना लाख हुआ, कितना है? 85 लाख हुआ सर। 85? सुनिए ना भैया, मेरे पास पैसा नहीं है, काम कीजिए ना, डॉक्टर को बुलाइए, मेरा एक किडनी निकलवा लीजिए। बोलेगा गार्ड कहाँ रहते हो यार, इसको हटाओ यहाँ से, मेंटल आ गया है। समझ रहे हैं? यानी हम मनी के अलावा कोई भी चीज से कुछ नहीं खरीद सकते हैं। आप मान लीजिए कि आपको कार खरीदना है, आप गेहूं देकर कार नहीं खरीद सकते हैं, आप चावल देकर गाड़ी नहीं खरीद सकते हैं, आप कपड़ा देकर नीडल खरीदना चाहेंगे तो नहीं। मान लीजिए कि आपको एक पेन ही खरीदना है, आप बोलेंगे कि सुनिए ना सर, ये मेरा एक ग्लव्स रख लीजिए, एक पेन दे दीजिए, बोलेगा भाई नहीं यहाँ से। समझ में आ रहा है? यानी कोई भी फिजिकल फीचर से हम कुछ नहीं खरीद सकते हैं एक्सेप्ट मनी। मनी एक ऐसा चीज है, उसके हेल्प से हम सारा कुछ खरीद सकते हैं। वहीं यहाँ पर बोलता है लिक्विडिटी ऑफ कैपिटल, यानी एनीथिंग कैन बी कन्वर्टेड इनटू मनी। अच्छा, 4 है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। अब थोड़ा इसको समझिए भैया। ला ला ले 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 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। अब सपोज कीजिए कि हमारे पास लैंड है, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर, ठीक है। लैंड को क्या चाहिए? रेंट, बहुत बढ़िया। लेबर को क्या चाहिए? वेज, बहुत बढ़िया, याद है ना सब। कैपिटल को क्या चाहिए? कैपिटल है भाई। इंटरेस्ट, वाह सब याद कर लिया भाई। एंटरप्रेन्योर को क्या चाहिए? प्रॉफिट। देखिए यहाँ पर लिखा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। लैंड को हम लोग रेंट देते हैं, लेबर को हम लोग वेज देते हैं, कैपिटल को हम लोग इंटरेस्ट देते हैं, एंटरप्रेन्योर को हम लोग प्रॉफिट देते हैं। किसके हेल्प से ये सब देते हैं? रेंट हम देते हैं, किसके हेल्प से? मनी ही तो देते हैं। रेंट का मतलब क्या हुआ? मनी देते हैं।
लेबर को क्या देते हैं, वेज देते हैं, क्या देते हैं, पैसा देते हैं। इंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट हुआ, मतलब उसको किसमें प्रॉफिट हुआ, मान लीजिए कि 5,000 इन्वेस्ट किया, उसको मिल गया 15,000, 10,000 का प्रॉफिट हुआ, तो क्या है, पैसा ही ना है। कैपिटल को इंटरेस्ट मिल गया। यानी यहाँ पर लिखा है जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, जितने भी हमारे पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनके हिसाब से हम लोग उसको पेमेंट भी करते हैं। बार्टर सिस्टम में यह फैसिलिटी नहीं था। यानी मनी के हेल्प से ही हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कर सकते हैं। लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर, उनके हिसाब से उनका वैल्यू हम पे कर सकते थे। विदाउट मनी हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते थे। बार्टर सिस्टम में ऐसा कोई फैसिलिटी नहीं था। ठीक है, मनी ही एक ऐसा चीज़ है जिसके हेल्प से हम सारे लोगों को उनके हिसाब से उनका वैल्यू ट्रांसफर कर सकते थे। ठीक है, विदाउट मनी वी कैंट अमेजिंग आवर लाइफ। कहा जाता है ना कि ब्लड का रोल जितना हमारे बॉडी में है उतना ही रोल मनी का हमारे इकोनॉमिक्स में है। यानी जितना ही इम्पोर्टेंट फंक्शन हमारा बॉडी के अंदर ब्लड निभाता है उतना ही इम्पोर्टेंट फंक्शन इकोनॉमिक्स के अंदर हमारा मनी निभाता है। ठीक, देखिए टाइप्स ऑफ मनी में सबसे फर्स्ट आता है हमारा करेंसी। अब करेंसी में दो चीज इंक्लूड है। पहला मेटालिक मनी और सेकंड पेपर मनी। देखिए मेटालिक मनी किसको कहते हैं, जो कॉइन्स होते हैं ना हमारे पास, 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, 10 का सिक्का, 5 का सिक्का, ये सब जो कॉइन्स है इनको बोलते हैं हम लोग मेटालिक मनी। ठीक है, और पेपर का मतलब क्या हो गया, करेंसी नोट। पेपर मनी का मतलब करेंसी नोट्स। ठीक है, 10 का नोट, 5 का नोट, 20 का नोट, 50 का नोट, 100 का नोट, 500 का नोट, 2000 का नोट, ये सब क्या हो गया, पेपर मनी। तो करेंसी टाइप्स ऑफ मनी में फर्स्ट आता है करेंसी। करेंसी के दो टाइप्स होते हैं, मेटालिक मनी और पेपर मनी, इसी में इंक्लूड है। मेटालिक मनी का मतलब जो हमारे पास कॉइन्स होते हैं, पेपर मनी का मतलब करेंसी नोट। अच्छा, सेकेंड आता है हमारा डिपॉजिट मनी। डिपॉजिट मनी क्या है, आप बैंक में जो आप पैसा जमा करते हैं उसको बोलते हैं डिपॉजिट मनी। थर्ड हमारा टाइप्स ऑफ मनी में आता है नियर मनी। नियर मनी मतलब अगर आपके पास गोल्ड है या कोई बैंक डिपॉजिट अमाउंट है, बैंक डिपॉजिट, या अगर आपके पास कोई शेयर है, कोई बॉन्ड है, तो ये सब क्या है, ये सब नियर मनी है। नियर मनी डज नॉट फंक्शन एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज फॉर एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ में हम इनका यूज मीडियम ऑफ एक्सचेंज में नहीं करते हैं, सामान खरीदने के लिए हम इसका यूज नहीं करते हैं। समझ में आया। तो नियर मनी क्या है, गोल्ड, बैंक डिपॉजिट अमाउंट हुआ, हमारा शेयर हुआ या कोई बॉन्ड है, तो उनको बोलते हैं हम नियर मनी। क्रेडिट मनी का मतलब, क्रेडिट का मतलब कोई लोन हो गया। ठीक है, क्रेडिट का मतलब अगर कोई लोन मनी है, यानी क्रेडिट मनी इज नॉट मनी, इट ओनली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ मनी। अगर आप गए बैंक के पास 1 लाख लोन लिए, तो वो पैसा आपका नहीं है, आप लोन लिए, बाद में आप उनको पेड कर देंगे, तो वो हमारा हुआ क्रेडिट मनी। ठीक है, जो आप बैंक से लोन लेते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, क्रेडिट मनी। फिफ्थ है हमारा लीगल टेंडर मनी और सिक्स है फिएट मनी। देखिए लीगल टेंडर मनी और फिएट मनी क्या है। लीगल टेंडर मनी हम उस मनी को बोलते हैं जिसको गवर्नमेंट ने इशू किया हो और उसको लेने से कोई रिफ्यूज ना करे। फिएट मनी हम उस मनी को कहते हैं जिसको गवर्नमेंट ने इशू किया हो, इसको लेने से कोई रिफ्यूज कर सकता है। कैसे, 1,000 रुपया का नोट है आपके पास, ठीक है, 1,000 रुपया का नोट है। 1,000 रुपया का नोट अभी इंडिया में बैन है। ये हमारा लीगल टेंडर मनी नहीं है। 1,000 रुपये का नोट हमारा लीगल टेंडर मनी नहीं है, लेकिन इसको फिएट मनी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि इस 1,000 रुपये का नोट को भी इशू कौन किया था, गवर्नमेंट ने ही किया था। समझ में आ रहा है डिफरेंस समझ में आ रहा है। लीगल टेंडर मनी का मतलब कि हम पूरे कंट्री में ट्रांजेक्शन इसका कर सकते हैं, इसको लेने से कोई रिफ्यूज नहीं कर सकता है। फिएट मनी क्या है, फिएट मनी हम उस मनी को कहते हैं जिसको इशू या प्रिंट आउट गवर्नमेंट ने तो किया है, लेकिन ट्रांजेक्शन का काम ये नहीं कर रहा है। लीगल टेंडर मनी पूरे कंट्री में आप कहीं भी लेकर चले जाइए, 500 2,000 का नोट कोई भी ले लेगा, अगर लेने से वो रिफ्यूज कर रहा है, मना कर रहा है, तो आप उस पर केस कर सकते हैं। ठीक है, फिएट मनी क्या है, हो सकता है कि ये ट्रांजेक्शन का काम ना है। इसको भी 1,000 नोट को कौन प्रिंट आउट किया था, गवर्नमेंट ने ही किया था। लेकिन अभी क्या है, 1,000 रुपया का नोट लीगल टेंडर नहीं है। 1,000 रुपया का नोट एक कागज का टुकड़े का जितना वैल्यू होता है उतना अभी इसका वैल्यू है 1,000 रुपया का नोट का। समझ में आ रहा है। लीगल टेंडर मनी इशू कौन करता है, गवर्नमेंट। पूरे कंट्री में इसका ट्रांजेक्शन हो सकता है, कोई लेने से इनकार नहीं कर सकता है। फिएट मनी किसको बोलते हैं, फिएट मनी को भी इशू कौन करता है, गवर्नमेंट। लेकिन ये ट्रांजेक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर बैंड हो गया तो ट्रांजेक्शन नहीं हुआ। यानी
यानी सारे लीगल टेंडर मनी हमारा फिएट मनी है, लेकिन सारे फिएट मनी हमारा लीगल टेंडर मनी नहीं है। समझ में आया? तो ये रहा कुछ टाइप्स ऑफ मनी। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मनी के ऊपर। ठीक है, अब बात करते हैं हम इम्पोर्टेंस ऑफ मनी। इम्पोर्टेंस इम्पोर्टेंस ऑफ मनी। फर्स्ट पॉइंट है रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में जो हम डिफिकल्टीज फेस कर रहे थे, अब वो डिफिकल्टीज हमारे सामने नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने मनी का इन्वेंशन कर लिया है। ठीक है, तो सबसे मुख्य जो इसका फंक्शन है वो है, जो डिफिकल्टीज था बार्टर सिस्टम में वो खत्म हो गया। उसके बाद है मनी एंड डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, मनी हैज मेड इट पॉसिबल टू डिस्ट्रीब्यूट द रिवॉर्ड टू द वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जैसे लैंड को क्या देना पड़ेगा? रेंट, लेबर को वेज, कैपिटल को इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। तो हम कैसे दे पाते हैं? विद द हेल्प ऑफ मनी। मनी के हेल्प से हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन, नेशनल इनकम को डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, हर किसी को उसके हिसाब से हम लोग पेमेंट कर सकते हैं। किसके हेल्प से? मनी के हेल्प से। मनी एंड पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस मींस इनकम एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट रिसीव इट्स इनकम इन द फॉर्म ऑफ मनी। ठीक है, हम लोग गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, तो टैक्स देते हैं तो हम लोग गोल्ड थोड़ी ना देते हैं कि लो गोल्ड इतना लो। क्या देते हैं? पैसा देते हैं। टैक्स के रूप में हम क्या देते हैं? अपना वेज का कुछ परसेंट गवर्नमेंट को देते हैं, यानी हम लोग क्या देते हैं? मनी देते हैं। वही तो यहाँ पे बोल रहा है, मनी एंड पब्लिक फाइनेंस। फोर्थ है एक्सटर्नल ट्रेड। अब मान लीजिए कि इंडिया का करेंसी है रुपीज, भूटान का भी करेंसी है क्या? रुपीज। भूटान से इंडिया को कुछ खरीदना है या इंडिया से भूटान को कुछ खरीदना है, व्यापार हो सकता है इजिली विद द हेल्प ऑफ मनी। ठीक है, मनी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखिए, money supply in a country affect the economic development. If the money supply is higher, it causes inflation. If the money supply is lesser, it causes less liquidity or deflation. समझ में आ रहा है? अगर मनी सप्लाई को हम बढ़ा दें तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, अगर मनी सप्लाई को घटा दे तो लेस लिक्विडिटी हो जाएगा, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो समझ में आया मनी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जितना हमारे शरीर में ब्लड का रोल है, उतना ही ज़्यादा मनी का रोल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। उसके बाद है इंक्रीज इन स्टैंडर्ड लेवल। पहले इसको समझ लीजिए, मनी एंड कैपिटल फॉर्मेशन। देखिए, सपोज कीजिए कि अगर आपके पास 1 लाख रुपया है, ठीक है, 1 लाख रुपया है, आप उठे और 1 लाख रुपया को बैंक में डिपॉजिट कर दिए। बैंक वाला बोला कि हम आपको 10 साल बाद, बैंक बोला कि हम आपको 10 साल बाद 2 लाख रुपया रिटर्न करेंगे। वो पैसा को बैंक क्या करेगा? लोन पर दे देगा। उससे क्या होगा? कैपिटल फॉर्मेशन होगा। नहीं समझ में आ रहा? मान लीजिए कि आप गए बैंक और 1 लाख रुपया डिपॉजिट कर दिए और बैंक वाला बोला कि हम आपको 10 साल बाद कितना देंगे? 10 साल बाद हम आपको 2 लाख रुपया रिटर्न करेंगे। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब यहाँ पर कोई व्यक्ति है राम, ठीक है, ये गया बैंक, सर हमको लोन चाहिए। बोला कि ठीक है लोन ले लो। कितना चाहिए? तो ये बोला कि 50,000। तो बैंक वाला इसको 50,000 रुपया दे दिया। अच्छा, अब बैंक बोल दिया कि 5 महीने बाद आप हमको लौटा दीजिएगा। तो 5 महीने बाद इस पर कुछ इंटरेस्ट लगा। मान लीजिए कि 5 महीने बाद राम को लौटाना पड़ा 80,000 रुपया। 80,000 रुपया। फिर इसी तरह कोई मोहन गया, बोला कि हमको सर पैसा चाहिए 20,000 रुपया, लोन दे दिया। इस पर भी इंटरेस्ट लिया। इसको भी बोल दिया कि 5 महीने बाद तुम हमको 50,000 रुपया लौटाओ। ऐसे ऐसे ये बैंक वाला क्या करता है? कमाता है। और कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होगा? देखिए, अब ये राम ये पैसा को लेगा और अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करेगा। मान लीजिए कि कोई कॉपी का दुकान खोल लिया, मान लीजिए कि कोई कपड़ा का दुकान खोल लिया। तो इससे क्या हुआ? फर्दर कैपिटल फॉर्मेशन हुआ। ये जो पैसा आप डिपॉजिट किए, इसी पैसा से नहीं ये राम का बिजनेस खुला, तो इसी को बोलते हैं हम लोग कैपिटल फॉर्मेशन। समझ में आया? नेक्स्ट है हमारा इंक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। देखिए, अब मनी जब से आया, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगा, बहुत ज़्यादा सेल होने लगा, बहुत ज़्यादा डिमांड होने लगा, हर कुछ ज़्यादा हो गया। मनी अगर आपके पास है तो बहुत ज़्यादा सामान खरीदने लगे। जो मन, अगर आपके पास पैसा तो जो मन खरीद लेंगे। ठीक है, अगर 2 किलो आलू खरीदना है तो आप 3 किलो भी खरीद सकते हैं, आपके पास पैसा है। यानी इसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या हुआ? हमारा सुधर गया, इम्प्रूव हो गया। पहले ऐसा नहीं था, बार्टर सिस्टम में हम लोग देखे थे ऐसा कुछ नहीं था। अगर आपको 5 किलो चावल या 10 किलो चावल भी खरीदना है तो आप नहीं खरीद सकते थे, क्योंकि आपको रखने का प्रॉपर जगह नहीं था। लेकिन आज सिचुएशन पूरी तरह बदल गया है। आज पूरा आपके पास प्लेस है, पूरा प्रॉपर जगह है, आप कुछ भी खरीद कर
रख सकते हैं। ठीक है, तो यही है इंक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हम लोग का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पहले जैसा नहीं रहा। ठीक है, तो आज का जो हमारा स्टैंडर्ड है बहुत मॉडर्न हो गया है। इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। आप बुक से एक अच्छा सा डिफिनेशन याद कर लीजिएगा। इन्फ्लेशन इज अ स्टेट, स्टेट को हम लोग कंडीशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इन्फ्लेशन इज अ स्टेट इन विच द वैल्यू ऑफ मनी इज फॉलिंग। देखिए, महंगाई या इन्फ्लेशन एक ऐसा कंडीशन है जिसमें जो वैल्यू होता है मनी का वो गिरने लगता है और प्राइस कमोडिटीज का राइज होने लगता है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि पहले समोसा आपको 5 रुपये का 2 मिलता था। कितना मिलता था? 2। लेकिन आज के डेट में समोसा, एक समोसा कितना का मिल रहा है? 10। यानी यहाँ पर क्या हुआ? मनी का जो वैल्यू है वो क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। समझ में आया? इसीलिए आप लोग सुने होंगे, बहुत लोग कहता है कि आजकल पैसा का वैल्यू ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ गया है, महंगाई बढ़ गया है। डिफिनेशन समझ में आ गया? इन्फ्लेशन इज अ स्टेट और कंडीशन इन विच द वैल्यू ऑफ मनी इज फॉलिंग। यानी जब मनी फॉल होगा, जब मनी का वैल्यू फॉल होगा तो क्या होगा? प्राइसेस आर राइजिंग। प्राइसेस आर राइजिंग, किसका राइज होगा? गुड्स एंड कमोडिटी, गुड्स एंड कमोडिटी का। समझ में आया? गुड्स एंड कमोडिटी। अच्छा, यह डिफिनेशन किसका है? यह डिफिनेशन कौन बोला था? प्रोफेसर। ठीक है, प्रोफेसर काउथर का यह डिफिनेशन है। अच्छा है, शॉर्ट में है, इसी को याद कर लीजिए। इन्फ्लेशन इज अ स्टेट इन विच द वैल्यू ऑफ मनी इज फॉलिंग और प्राइसेस आर राइजिंग। चलिए अब बात करते हैं कि कितने तरह के इन्फ्लेशन होते हैं। आपके बुक में कौन कौन सा इन्फ्लेशन दिया है? टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। फर्स्ट आता है हमारा क्रीपिंग इन्फ्लेशन। ठीक है, फर्स्ट आता है क्रीपिंग इन्फ्लेशन। सेकेंड है हमारा वॉकिंग और ट्रोटिंग इन्फ्लेशन। वॉकिंग, और वीडियो को बंद कर लेते हैं। देखिए, जो हम बुक यूज करते हैं उस बुक में यही 9 टाइप्स का इन्फ्लेशन दिया है। हो सकता है कि आपके बुक में कुछ और अधिक दिया हो, तो आप कमेंट कीजिएगा, हम उसको बता देंगे। ठीक है, पहला है हमारा क्रीपिंग इन्फ्लेशन। देखिए, क्रीपिंग इन्फ्लेशन उसको बोलते हैं अगर किसी गुड्स, किसी कमोडिटी का रेट 2 से 3% इंक्रीज होता है पर ईयर, तो उसको हम बोलेंगे क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्या बोला मैं? मान लीजिए कि मार्कर का दाम है 10 रुपया, अगले साल बढ़कर हो गया 12 रुपया, अगले साल बढ़कर हो गया 14 रुपया, फिर अगले साल बढ़कर हो गया 16 रुपया। ऐसे अगर इस मार्कर का रेट इंक्रीज होगा तो हम उसको बोलेंगे क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग इन्फ्लेशन क्या हुआ? 2 से 3% रेट अगर किसी गुड्स कमोडिटी का इंक्रीज होता है पर ईयर, तो उसको हम बोलेंगे क्रीपिंग इन्फ्लेशन। ठीक है, क्रीपिंग इन्फ्लेशन का अदर नेम है माइल्ड इन्फ्लेशन। क्या है? माइल्ड, MILD, माइल्ड इन्फ्लेशन, माइल्ड इन्फ्लेशन। ठीक है, क्रीपिंग इन्फ्लेशन इज हेल्दी फॉर इकोनॉमी। इकोनॉमी के लिए क्रीपिंग इन्फ्लेशन को हेल्दी माना जाता है। ठीक है, तो क्रीपिंग इन्फ्लेशन समझ में आया? 2 से 3% अगर किसी गुड्स कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज हो रहा है पर एनम, पर ईयर, तो हम उसको बोलेंगे क्रीपिंग इन्फ्लेशन। इनका मतलब होता है रेंगना, यानी क्रीपिंग इन्फ्लेशन बहुत धीरे धीरे होता है, बहुत धीरे धीरे, आपको पता भी नहीं चलेगा। उसके बाद है हमारा वॉकिंग और ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन। अच्छा, देखिए, इसका भी डबल नाम है, इसका भी डबल नाम है, याद रखिएगा। वॉकिंग इन्फ्लेशन क्या होता है? अगर किसी गुड्स कमोडिटी का प्राइस 3 से 8% एंड 3 to 8% पर एनम इंक्रीज होता है, हम उसको बोलेंगे वॉकिंग और ट्रोटिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग क्या था? 2 से 3%। वॉकिंग क्या हो गया? 3 से 8%। याद रखिएगा, वॉकिंग और ट्रोटिंग इन्फ्लेशन किसको बोलते हैं? अगर किसी गुड्स या कमोडिटी का प्राइस हर साल पर ईयर 3 to 8% इंक्रीज होता है, तो हम उसको बोलेंगे कि ये हमारा वॉकिंग इन्फ्लेशन है या ट्रोटिंग इन्फ्लेशन है। उसके बाद आता है रनिंग इन्फ्लेशन। रनिंग इन्फ्लेशन क्या है? देखिए, अगर 8 to 20% किसी गुड्स का प्राइस इंक्रीज हो रहा है, तो हम उसको बोलेंगे रनिंग इन्फ्लेशन। अभी तक 3 बताए,
क्रीपिंग इन्फ्लेशन क्या था, 2 से 3%। अगर किसी गुड्स कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे क्रीपिंग इन्फ्लेशन हो रहा है। वॉकिंग क्या था, 3 से 8%। अगर किसी गुड्स का रेट इंक्रीज हो रहा है पर एनम तो उसको हम बोलेंगे वॉकिंग इन्फ्लेशन हुआ। अगर 8 से 20% किसी कमोडिटीज का प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे रनिंग इन्फ्लेशन। और रनिंग इन्फ्लेशन हमारा रेड सिग्नल है, गवर्नमेंट को अवेयर करता है कि अब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का जरूरत है। ठीक है, तो 3 अभी तक हम बताए क्या है। क्रीपिंग इन्फ्लेशन 2 से 3%। अगर किसी सामान का रेट बढ़ रहा है क्रीपिंग इन्फ्लेशन हो गया। इसी को बोलते हैं माइल्ड इन्फ्लेशन। ये हेल्दी है इकोनॉमिक्स के लिए, अरे इकोनॉमी के लिए, बार बार इकोनॉमिक्स आ जा रहा है, इकोनॉमी के लिए। वॉकिंग और ट्रोटिंग इन्फ्लेशन क्या है, 3 से 8%। अगर किसी कमोडिटी गुड्स का रेट इंक्रीज हो रहा है पर एनम तो हम उसको वॉकिंग बोलेंगे। रनिंग क्या है, 3 to 20%। देखिए क्रीपिंग मतलब रेंगना, धीरे 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 धीरे। वॉकिंग मतलब टहलना, मतलब क्रीपिंग से ज्यादा क्या हो गया, वॉकिंग। अब वॉकिंग के बाद क्या आ गया, रनिंग। अब उसके बाद क्या आ गया, हाइपर। हाइपर मीन्स बहुत ज्यादा। तो हाइपर और गैलोपिंग इन्फ्लेशन क्या होता है, अगर किसी गुड्स कमोडिटी का प्राइस 20% से 100% और मोर बढ़ता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, हाइपर और गैलोपिंग इन्फ्लेशन। समझ में आया। तो हाइपर इन्फ्लेशन और गैलोपिंग इन्फ्लेशन क्या है, अगर किसी कमोडिटीज किसी गुड्स का प्राइस 20 to 100% और मोर इंक्रीज हो रहा है पर ईयर तो हम उसको क्या बोलेंगे, हाइपर और गैलोपिंग इन्फ्लेशन। इतना तक क्लियर हो गया। 2 से 3% क्रीपिंग, 3 से 8% वॉकिंग, 8 से 20% रनिंग, 20 से 100% और मोर हाइपर। नेक्स्ट है हमारा ओपन इन्फ्लेशन। ओपन इन्फ्लेशन क्या है, देखिए इन्फ्लेशन इज ओपन व्हेन देयर इज नो बैरियर टू कंट्रोल द प्राइस राइज। इसमें कोई बैरियर नहीं है, कितना भी प्राइस राइज हो सकता है, कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, इसमें क्या था, हाइपर में क्या था, 20% to 100%। रनिंग में 8 to 20, मतलब एक लिमिट है कि यहाँ से यहाँ। इसमें कोई लिमिट नहीं है, कितना भी हो सकता है, 2000%, 20,000%, कितना भी हो सकता है। इसमें कोई बैरियर नहीं है। और इसमें गवर्नमेंट स्टेप भी नहीं लेती है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर स्टेप भी नहीं लेता है इसको कंट्रोल करने के लिए, ओपन इन्फ्लेशन को। ठीक है, ये कब होता है, अब मान लीजिए कि जो कोविड पैंडेमिक हुआ था उस सिचुएशन में होता है ओपन इन्फ्लेशन। कैसे होता है, देखिए जब हमारा प्रोडक्शन रुक जाता है और डिमांड बढ़ जाता है तो क्या होगा, जब प्रोडक्शन किसी चीज का रुक गया और डिमांड बढ़ गया तो प्राइस क्या होगा, राइज होगा। एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर। ऑक्सीजन सिलेंडर बहुत सारे लोग इकट्ठा कर रख दिए थे और उसको ब्लैक में बेचा जा रहा था। एक एक्चुअली जो ऑक्सीजन सिलेंडर का दाम है वो है 5,000 रुपया, 6,000 रुपया। ठीक है, लेकिन कोविड के टाइम में कितना का बिका, 50,000, 60,000। कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, आप ही बताइए। जो 5,000 जिस सिलेंडर का दाम है वो बिका 50,000 में, कितना इंक्रीज हुआ, वो बिका 60,000 में, 70,000 में ऑक्सीजन बिका है। ठीक है, तो ऐसा जब सिचुएशन आ जाता है तो उसको बोलते हैं ओपन इन्फ्लेशन। इसमें गवर्नमेंट कोई स्टेप नहीं लेती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रिप्रेस्ड इन्फ्लेशन। इसी को बहुत सारे किताब में सप्रेस्ड इन्फ्लेशन भी लिखता है। क्या लिखता है, सप्रेस्ड, SUPPRESS, गलत, सप्रेस्ड इन्फ्लेशन। ठीक है, तो डबल नाम याद रखिएगा, कोई भी नाम से पूछ सकता है आपसे। हाइपर और गैलोपिंग, इसको वॉकिंग, ट्रॉटिंग, क्रीपिंग, माइल्ड और रिप्रेस्ड, सप्रेस्ड। अब ये रिप्रेस्ड इन्फ्लेशन क्या होता है, बढ़ते हुए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट कुछ स्टेप्स लेती है, जिसमें हमारा रेशनिंग आ जाता है, फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी आ जाता है। उसके हेल्प से ये जो इन्फ्लेशन होता है उसको गवर्नमेंट कंट्रोल करने की कोशिश करती है। यानी जब भी गवर्नमेंट प्राइस को सप्रेस्ड करने की कोशिश करे, क्या बोला मैं, जब भी गवर्नमेंट मनी को सप्रेस्ड करने की कोशिश करे, यानी बढ़ते हुए प्राइस को सप्रेस्ड करने की, कम करने की कोशिश करे, उस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं रिप्रेस्ड इन्फ्लेशन या सप्रेस्ड इन्फ्लेशन। डिफरेंस समझ में। ओपन इन्फ्लेशन में कोई बैरियर नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, कितना भी प्राइस राइज हो सकता है, गवर्नमेंट स्टेप नहीं लेती है इसको कंट्रोल करने के लिए। रिप्रेस्ड इन्फ्लेशन या सप्रेस्ड इन्फ्लेशन में कई स्टेप गवर्नमेंट लेती है ताकि इसको कंट्रोल किया जा सके। वो स्टेप क्या है, रेशनिंग है, मॉनेटरी पॉलिसी का यूज करती है, फिजिकल पॉलिसी का यूज करती है, ताकि गवर्नमेंट प्राइस को सप्रेस्ड करने की कोशिश करती है, बढ़ते हुए प्राइस को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारा स्टैगफ्लेशन। यह एक इंपॉर्टेंट सिचुएशन है। देखिए ये दो वर्ड से मिलकर बना है, स्टैगनेंट
प्लस इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन, ठीक है। इन्फ्लेशन तो समझ में आ गया। स्टैग्नेंट का मतलब होता है स्टेडी, स्थिर। क्या है, देखिए स्टैगफ्लेशन भी एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें हाई इन्फ्लेशन होता है, हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट होता है। क्या होता है, हाई, कहाँ लिखे हैं, कहाँ लिखे, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, हाई इन्फ्लेशन होता है, हाई इन्फ्लेशन होता है, बहुत बढ़िया। हाई अनएम्प्लॉयमेंट होता है, अनएम्प्लॉयमेंट होता है, ठीक है। हाई इन्फ्लेशन और हाई अनएम्प्लॉयमेंट। तो स्टैगफ्लेशन एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें हाई इन्फ्लेशन होता है और हाई अनएम्प्लॉयमेंट होता है। क्यों होता है, इसके पीछे का कारण क्या है, देखिए जब सडन राइज इन ऑयल प्राइसेस हो जाता है, और जब ऑयल प्राइस का दाम सडन इंक्रीज हो जाता है तो इससे होता क्या है, ट्रांसपोर्टेशन और प्रोडक्शन कॉस्ट हमारा इंक्रीज होता है और इस सिचुएशन का जन्म होता है, ठीक है। तो स्टैगफ्लेशन क्या है, स्टैगफ्लेशन दो वर्ड से मिलकर बना है, स्टैग्नेंट और इन्फ्लेशन। इसमें होता क्या है, इसमें हाई इन्फ्लेशन, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन होता है, और हाई अनएम्प्लॉयमेंट होता है। ये दोनों शब्द लिख देंगे, काम आपका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सेक्टोरल, सेक्टोरल और स्पोरेडिक, स्पोरेडिक इन्फ्लेशन। ये जो इन्फ्लेशन है ये कुछ पार्टिकुलर इंडस्ट्रीज पर अप्लाई होता है, इंडस्ट्रीज पर अप्लाई होता है, और कुछ फ्यू कमोडिटीज पर होता है, फ्यू गुड्स पर होता है। देखिए सेक्टोरियल अच्छे से लिख देते हैं भाई, अच्छे से लिख देते हैं, हटाइए इसको। देखिए ये कुछ पार्टिकुलर इंडस्ट्रीज पर लगता है, पार्टिकुलर इंडस्ट्रीज और फ्यू गुड्स, और फ्यू गुड्स या कमोडिटीज कुछ भी लिखिए, ठीक है। एग्जाम्पल पेट्रोल, डीजल, फूड आइटम्स। जो सेक्टोरल इन्फ्लेशन होता है वो कुछ पार्टिकुलर सेक्टर पर लगता है, या तो प्राइमरी सेक्टर पर लग जाएगा, सेकेंडरी सेक्टर पर लग जाएगा, कुछ फूड्स आइटम पर लग जाएगा। पेट्रोल अचानक इंक्रीज हो गया तो ये सब तो क्या बोलते हैं, सेक्टोरल इन्फ्लेशन बोलते हैं। सेक्टोरल इन्फ्लेशन कोई पूछेगा तो क्या बताइएगा, सेक्टोरल इन्फ्लेशन कोई पार्टिकुलर इंडस्ट्री पर लगता है, कुछ गुड्स पर लग जाता है। एग्जाम्पल में दीजिएगा पेट्रोल, फूड आइटम्स, तो ये सब एग्जाम्पल क्या है, सेक्टोरल इन्फ्लेशन का है, समझ में आया। उसके बाद आता है हमारा कॉम्प्रेसिव, क्या आता है, कॉम्प्रेसिव, कॉम्प्रीहेंसिव, कॉम्प्रीहेंसिव इन्फ्लेशन। ये ऑल इंडस्ट्रीज पर लगता है, ऑल इंडस्ट्रीज और ऑल कमोडिटीज पर लगता है, ऑल कमोडिटीज या गुड्स, कुछ भी लिखिए सब चलेगा, कमोडिटी या गुड्स, ठीक है। समझ में आया। कॉम्प्रिहेंसिव इन्फ्लेशन सारे गुड्स पर लगता है, प्राइमरी पर लगेगा तो सेकेंडरी पर भी लगेगा ही लगेगा, ठीक है। अगर मार्कर का दाम बढ़ा तो पेन का दाम भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कंफर्म है, ठीक है। इसमें क्या था, इसमें कुछ पार्टिकुलर चीज पर लगता था, जैसे पेट्रोल पर लग गया तो पेट्रोल बढ़ गया, इसका मतलब ये नहीं कि डीजल भी बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं। हाँ ये हो सकता है कि दोनों बढ़ जाए, वो अलग बात है, लेकिन इसमें कुछ पार्टिकुलर फैक्ट्रीज, कुछ पार्टिकुलर फूड आइटम पर ही लगता था, और ये सब पर लगेगा। तो और अच्छे से समझाए तो सपोज कीजिए कि आपके क्लास में बहुत सारे लड़के हैं, तो सब आपके दोस्त होंगे, ठीक है। तो सब दोस्त हो गए कॉम्प्रिहेंसिव इन्फ्लेशन, उसमें से कुछ अच्छे दोस्त होंगे आपके फेवरेट दोस्त, वो हो गए सेक्टोरल और स्पोरेडिक इन्फ्लेशन। समझ में आया। सेक्टोरल मीन्स कुछ पार्टिकुलर जगहों पर इन्फ्लेशन लगेगा, कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स सारे पर, ठीक है। एक बार रिवाइज करें, क्रीपिंग इन्फ्लेशन और माइल्ड इन्फ्लेशन क्या था, अगर कोई गुड्स का रेट 2 से 3% पर एनम इंक्रीज होता है उसको बोलेंगे क्रीपिंग इन्फ्लेशन और माइल्ड इन्फ्लेशन। यह इकोनॉमिक्स के लिए, यह इकोनॉमी के लिए हेल्दी है, ठीक है। वॉकिंग और ट्रोटिंग इन्फ्लेशन क्या है, अगर किसी कमोडिटी का प्राइस 3 से 8% इंक्रीज होता है तो उसको हम बोलते हैं वॉकिंग और ट्रोटिंग इन्फ्लेशन। रनिंग इन्फ्लेशन क्या है, 8 से 20% अगर किसी गुड्स का, किसी कमोडिटी का रेट पर एनम इंक्रीज होता है तो उसको बोलेंगे हम रनिंग इन्फ्लेशन। यह एक रेट सिग्नल देता है, वार्निंग देता है गवर्नमेंट को कि आपको इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की जरूरत है। उसके बाद हाइपर और गैलोपिंग इन्फ्लेशन क्या होता है, 20% से 100% इन्फ्लेशन इंक्रीज हो और 100% से अधिक भी हो सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं हाइपर। ओपन इन्फ्लेशन क्या है, ओपन इन्फ्लेशन में कोई बैरियर नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, कितना भी इंक्रीज होकर चला जाता है, इसमें गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करने के लिए स्टेप भी नहीं लेती है।
रिप्रेस्ड इन्फ्लेशन, सप्रेस्ड इन्फ्लेशन क्या है? इसमें गवर्नमेंट स्टेप लेती है इसको कंट्रोल करने के लिए विद द हेल्प ऑफ रेशनिंग, मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, ठीक है। और गवर्नमेंट ट्राई करती है कि मनी को जितना से जितना हो सके इसको सप्रेस्ड कर हम रखें, ताकि हमारा जो इन्फ्लेशन है उसको हम कंट्रोल कर सके, ठीक है। उसके बाद आता है स्टैगफ्लेशन। ये दो वर्ड से मिलकर बना है, स्टैग्नेंट और इन्फ्लेशन। यह क्या है? यह एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें हाई इन्फ्लेशन हो जाता है और हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो जाता है। आपको एग्जांपल दिए थे हम कि सडन राइज इन ऑयल प्राइस हो जाएगा, तो उससे क्या हो जाएगा? हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा। उस सिचुएशन में स्टैगफ्लेशन अकर्ड होता है। उसके बाद आता है सेक्टोरियल और स्पोरेडिक इन्फ्लेशन। ये क्या होता है? ये कुछ पर्टिकुलर फ्यू कमोडिटीज पर्टिकुलर इंडस्ट्री पर अप्लाई होता है, ठीक है। एग्जाम्पल दिए थे कि आपके क्लास में सारे लोग, सारे दोस्त आपके हैं, लेकिन आपको उसमें से कुछ पर्टिकुलर दोस्त आपके फेवरेट दोस्त होंगे, ठीक है। तो वो फेवरेट दोस्त क्या हो गए? सेक्टोरल हो गए। यानी ये कुछ पर्टिकुलर इंडस्ट्री और कुछ पर्टिकुलर फूड आइटम्स कमोडिटीज पर अप्लाई होता है। कॉम्प्रिहेंसिव इन्फ्लेशन सारे इंडस्ट्रीज सारे कमोडिटीज पर अप्लाई होता है, ठीक है। आज हम इस वीडियो में 3 टॉपिक कवर करने वाले हैं, ठीक है। पहला कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, सेकंड इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन और थर्ड एंटी इन्फ्लामेटरी मेजर्स, ठीक है। हो सकता है कि आपके पोर्शन से रिड्यूस हो गया है तो वीडियो को बंद कर दो, आपके काम का नहीं है। अगले साल जो स्टूडेंट बोर्ड का एग्जाम देंगे उनमें ये टॉपिक ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो हमको तो पूरा बुक कवर करना है, ये लास्ट टॉपिक है आपका बचा है। तो चलिए यार, अगर आपका पोर्शन में ये रिड्यूस हो गया तो वीडियो बंद कर दीजिए। कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन क्यों होता है? इन्फ्लेशन होने का मेनली 2 रीजन है, इंपॉर्टेंट रीजन 2 रीजन है, इसके सिवा कोई नहीं है। 2 रीजन है। फर्स्ट को बोलते हैं डिमांड पुल फैक्टर, या इसी को बोलते हैं डिमांड साइड फैक्टर। दोनों का एक ही नाम है, मतलब दोनों एक ही चीज है। जैसे आपका स्कूल का नाम हो गया मोहन, घर का नाम आपको गोलू कोई बुलाता होगा, लड़का एक ही है, अलग अलग नाम है। उसी तरह इसका नाम डिमांड पुल फैक्टर है, बहुत सारे बुक में डिमांड साइड फैक्टर भी लिखा रहता है। सेकेंड है हमारा कॉस्ट पुश फैक्टर या सप्लाई साइड फैक्टर, दोनों एक ही बात है। क्या है ये कहानी? देखिए, डिमांड पुल फैक्टर क्या है? सिंपल लैंग्वेज में अगर हम आपको बताएं तो सप्लाई हमारा कांस्टेंट है और डिमांड हमारा बढ़ गया, इसको हम लोग बोलते हैं डिमांड पुल फैक्टर। क्या बोला मैं? सप्लाई हमारा कांस्टेंट है, सप्लाई हमारा कांस्टेंट है, डिमांड हमारा बढ़ गया, इसको हम लोग बोलते हैं डिमांड पुल फैक्टर। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि हर साल मार्कर का सप्लाई, कहाँ लिखे हैं? यहाँ पर लिखते हैं हर साल 10 मार्कर बनता है, 10 मार्कर प्रोड्यूस होता है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और डिमांड कितना है? 10 मार्कर का, 10 मार्कर का डिमांड भी है, ठीक है। हर साल 10 मार्कर का डिमांड है, 10 मार्कर सप्लाई होता है। अगले साल यानी इस साल क्या हुआ कि डिमांड हो गया 20 मार्कर का डिमांड हो गया, ठीक है। मार्कर कितना बना? 10 मार्कर प्रोड्यूस हुआ। इस सिचुएशन में क्या होगा? मार्कर का डिमांड बढ़ गया, 20 मार्कर हो गया, सप्लाई कितना हो रहा है? अभी भी 10 ही हो रहा है। बात समझ में आ रहा है जो हम बोल रहे हैं? मार्कर, देखिए, डिमांड पुल फैक्टर का मतलब होता है कि सप्लाई हमारा कांस्टेंट है, डिमांड हमारा बढ़ गया। पहला हम आपको उदाहरण दिए कि हर साल 10 मार्कर का डिमांड था, 10 मार्कर बन रहा था। इस साल क्या हुआ? 20 मार्कर का डिमांड हो गया, लेकिन सप्लाई कितना हुआ? 10 ही मार्कर हुआ। इससे होगा क्या? अब ये जो 20 लोग हैं जो मार्कर का डिमांड कर रहे हैं, अब आप ही बताइए कि आपके पास 10 मार्कर है, 20 लोगों को देना है, तो आप क्या करेंगे? जो ज्यादा पैसा देगा उनको आप मार्कर देंगे। इससे होगा क्या? प्राइस इंक्रीज होगा, और जब प्राइस इंक्रीज होगा तो यानी क्या होगा? इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा। समझ में आ रहा है? तो पहला है डिमांड पुल फैक्टर। डिमांड पुल फैक्टर का मतलब कि हमारा सप्लाई क्या है? सप्लाई हमारा कांस्टेंट है, सप्लाई हमारा कांस्टेंट है और डिमांड हमारा बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है? बोलिए भाई, समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? सप्लाई हमारा कांस्टेंट है, डिमांड हमारा बढ़ रहा है, इसी को क्या बोलते हैं? डिमांड पुल फैक्टर या डिमांड साइड फैक्टर। तो आपसे कोई पूछेगा कि बताइए डिमांड साइड फैक्टर क्या है या डिमांड पुल फैक्टर क्या है, तो आप नहीं बता सकते हैं। जिसमें सप्लाई कांस्टेंट हो, डिमांड इंक्रीज हो, खत्म। इसमें कुछ पॉइंट्स आता है, जैसे पहला है ब्लैक मनी। अरे भाई, मान लीजिए कि डिमांड कैसे बढ़ेगा हमारा? पहला है ब्लैक मनी। ब्लैक मनी समझते हैं? ब्लैक मनी को हम लोग बोलते हैं अनअकाउंटेड मनी। क्या है ये? सरकार की नज़र में हमको टैक्स ना देना पड़े तो हम अपना इनकम को छिपा लेते हैं।
मान लीजिए कि मेरा इनकम 1 लाख है, लेकिन हम सरकार के पास गए और बोले कि मेरा इनकम 30,000 ही है। हम क्या किए, झूठ बोले सरकार से। इससे होगा क्या, हमारा टैक्स कम लगेगा, और जो टैक्स कम लगेगा तो हम अपना पैसा को ज़्यादा सेविंग कर पाएंगे, और वो जो पैसा हम सरकार को देना है वो हम बचा कर रखेंगे। उसी को हम बोलते हैं क्या, ब्लैक मनी। ब्लैक मनी मीन्स गलत तरीके से कमाए हुए धन को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लैक मनी बोलते हैं। तो ब्लैक मनी अगर आपके पास है तो आप क्या करेंगे, लग्जरी गुड्स खरीदेंगे, जैसे गोल्ड, ठीक है, BMW, यानी एकदम महंगा महंगा चीजें खरीदेंगे। और ऐसे ही अगर 10 लोगों के पास ब्लैक मनी हुआ और वो गए गोल्ड खरीदने, BMW खरीदने, तो अब इन लोगों को लगे कि यार हम लोग का गोल्ड BMW बहुत बिक रहा है, इनका थोड़ा वैल्यू इंक्रीज करते हैं, इनका प्राइस बढ़ा देते हैं। तो इनका प्राइस बढ़ा देगा, उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन का जन्म होगा। उसके बाद है ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। अब जितना ज़्यादा पॉपुलेशन होगा उतना ज़्यादा डिमांड बढ़ेगा, जितना ज़्यादा डिमांड बढ़ेगा उतना ज़्यादा प्राइस इंक्रीज होगा, जितना ज़्यादा प्राइस इंक्रीज होगा उतना ज़्यादा इन्फ्लेशन होगा। बात समझ में आ रही है। मेन इसमें क्या है, डिमांड पुल फैक्टर में मेन है कि डिमांड इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन में जितना ज़्यादा ग्रोथ होगा, जितना ज़्यादा पॉपुलेशन होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, सामान का डिमांड बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं। अब आप उदाहरण देते हैं कि मान लीजिए कि पहले 10 लोग समोसा खाते थे, ठीक है, 10 लोग समोसा खाते थे, लेकिन हमारा पॉपुलेशन बढ़ गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब तो नंबर 1 पर आ गया है इंडिया, जानते हैं कि नहीं। पहले चाइना था नंबर 1 पर, लेकिन अब इंडिया आ गया है नंबर 1 पर पॉपुलेशन के हिसाब से। तो मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री कौन सा है, इंडिया। पहले चाइना था, अब इंडिया हो गया। 10 समोसा पहले खाते थे, अब 10,000 लोग खा रहे हैं। तो इससे क्या हो गया, समोसा का डिमांड बढ़ गया, और समोसा का जब डिमांड बढ़ गया तो इसका प्राइस भी दुकानदार बढ़ा देगा। जब प्राइस बढ़ जाएगा तो हमारा इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। थर्ड है हमारा डिफिसिट फाइनेंसिंग और हाई रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। देखिए दोनों का मतलब एक ही है, क्या, कि जितना कम से कम हो मनी सप्लाई मार्केट में हो, यानी मनी सप्लाई मार्केट में ज़्यादा ना हो। समझ में आ रहा है, मनी सप्लाई मार्केट में ज़्यादा ना हो। कैसे नहीं होगा, कैसे मार्केट में मनी सप्लाई ज़्यादा होगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पर लिखा है हाई रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। हाई रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ, अब मान लीजिए कि गवर्नमेंट यहाँ पर कोई फैक्ट्री लगाया, ठीक है, गवर्नमेंट को यहाँ पर फैक्ट्री लगाया। जब इस फैक्ट्री लगेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, रॉ मटेरियल का डिमांड बढ़ेगा। अरे भाई बढ़ेगा ना। मान लीजिए कि यहाँ पर जूता ही बनता है, तो इसमें रॉ मटेरियल का डिमांड होगा। क्या है रॉ मटेरियल, लेदर से ही ना शू बनता है, तो लेदर के यहाँ पर डिमांड बढ़ गया। जब डिमांड बढ़ जाएगा तो क्या होगा, प्राइस उसका इंक्रीज हो जाएगा। जब प्राइस किसी भी चीज़ का इंक्रीज होगा तो वहाँ से इन्फ्लेशन होने लगता है। समझ में आ रहा है। तो हाई रेट ऑफ जो इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट करता है या फिनेंसिंग करता है, वो इन्फ्लेशन के टाइम गवर्नमेंट को ये सब कदम नहीं उठाना चाहिए, ठीक है। अगर ये सब कदम गवर्नमेंट उठाएगी तो इससे क्या होगा, डिमांड इंक्रीज होगा, और जब डिमांड इंक्रीज होगा तो उस चीज़ का प्राइस इंक्रीज होगा, और जब प्राइस इंक्रीज होगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। समझ में आया। तो ब्लैक मनी है, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है, डिफिसिट फाइनेंसिंग है, हाई रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, सेकेंड है हमारा इधर कोस्ट पुश फैक्टर। कोस्ट पुश फैक्टर, देखिए कोस्ट पुश फैक्टर क्या है कि हमारा डिमांड कांस्टेंट हो जाए, डिमांड कांस्टेंट हो जाए, सप्लाई हमारा डिक्रीज हो जाए। डिमांड पुल फैक्टर क्या था, सप्लाई कांस्टेंट डिमांड इंक्रीज। कोस्ट पुश फैक्टर क्या है, डिमांड कांस्टेंट सप्लाई डिक्रीज, डिमांड कांस्टेंट सप्लाई डिक्रीज। समझ में आ रहा है कुछ, समझ में आ रहा है कुछ, डिमांड कांस्टेंट सप्लाई डिक्रीज। अब हम आपसे पूछ रहे हैं सवाल, बोलिए भाई डिमांड पुल फैक्टर क्या है बताइए। तो आप बताएंगे कि डिमांड पुल फैक्टर उसको बोलते हैं जिसमें हमारा सप्लाई कांस्टेंट हो, डिमांड इंक्रीज हो जाए। हम आपसे पूछे कि बताइए कोस्ट पुश फैक्टर क्या है, आप बताएंगे कि डिमांड इसमें कांस्टेंट रहेगा, सप्लाई हमारा डिक्रीज हो जाएगा। बहुत बढ़िया। सप्लाई डिक्रीज कैसे होगा, कुछ पॉइंट है। नेचुरल डिजास्टर, मान लीजिए कोई भी नेचुरल कैलामिटीज ले लीजिए, फ्लड हो गया, बाढ़, हमारा अर्थक्वेक आ गया, कोई भी कैलामिटीज है, हमारा सूखा हो गया, ड्रॉट, ठीक है। अब मान लीजिए कि वीट का सीजन है, गेहूं का सीजन है और सूखा पड़ गया,
वीट का सीजन है और हम लोग का क्या हो गया, सूखा पड़ गया। अब क्या करेगा किसान, उसका तो फसल खराब हो गया। तो जब फसल खराब हो गया तो अब तो वो गेहूं नहीं होगा वहां पर। अब क्या होगा, गेहूं का सप्लाई कम हो जाएगा। डिमांड उतना ही है, पहले जितना लोग डिमांड करते थे अभी भी उतना ही डिमांड कर रहे हैं, लेकिन सप्लाई क्या हो गया, कम हो गया। किसके वजह से, नेचुरल डिजास्टर की वजह से। समझ में आया। नेचुरल डिजास्टर में मान लीजिए कि किसान कोई फसल किया, उसका फसल अच्छा से नहीं हुआ, खराब हो गया, डिमांड अभी भी उतना लोग कर रहे हैं लेकिन खराब हो गया, इससे वजह से क्या होगा, सप्लाई हमारा कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अच्छा फसल हुआ ही नहीं था, इसके वजह से हमारा सप्लाई कम हो गया। समझ में आया। उसके बाद है ऑयल प्राइस हाइक। हाइक का मतलब होता है इंक्रीज, वृद्धि, वृद्धि, ठीक है, वृद्धि। ऑयल प्राइस हाइक, मान लीजिए कि अचानक से ऑयल प्राइस इंक्रीज हो गया, सडन राइज हो गया इसका प्राइस। कैसे राइज हो गया, हम इंडिया में तो ऑयल होता नहीं है, ठीक है, पेट्रोल डीजल कहाँ से आता है, फॉरेन कंट्री से आता है, सऊदी अरबिया से आता है, वेनेजुएला से। ज़्यादातर तेल हम लोग इंडिया वाला कहाँ से लाता है, वेनेजुएला से आता है पेट्रोल डीजल। अब मान लीजिए कि पेट्रोल डीजल रुक गया, क्यों रुक गया, प्राइस बहुत ज़्यादा हो गया, गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि थोड़ा प्राइस कम होगा तब हम वहाँ से इम्पोर्ट करेंगे। सब डिमांड अभी भी लोग उतना बोल रहे हैं, सप्लाई कम कर दिया। समझ में आ रहा है। हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि मान लीजिए कि पहले पेट्रोल और डीजल फॉरेन कंट्री से आ रहा था, अभी भी आ रहा है, लेकिन इसका प्राइस बहुत ज़्यादा हो गया, इसीलिए गवर्नमेंट ने बोल दिया कि अभी हम इसको नहीं मंगाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगा हो गया। डिमांड अभी भी लोग उतना ही कर रहे हैं, ठीक है। गाड़ी कम नहीं ना हुआ है, आप तेल मान लीजिए कि नहीं लाएंगे दूसरे कंट्री से तो गाड़ी कम थोड़ी है इंडिया में, गाड़ी तो अभी भी उतना ही पेट्रोल पंप पर जाएगी, डिमांड उतना ही होगा, सप्लाई क्या हो गया, कम हो गया। समझ में आ रहा है बात। हम लोग डिमांड उतना ही कर रहे हैं लेकिन सप्लाई कम हो रहा है। इससे क्या होगा, जितना है उसी का दाम गवर्नमेंट इंक्रीज कर देगी और इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। उसके बाद है इनहेंस टैक्सेशन। इनहेंस टैक्सेशन क्या कहता है, अब मान लीजिए कि ये जो मार्कर है ये 5 कंपनियां बना रही है, ठीक है, इस मार्कर को 5 कंपनियां बना रही है, बहुत बढ़िया। इस पर गवर्नमेंट 5% का टैक्स लेती थी, लेकिन अब टैक्स इनहेंसन का मतलब होता है कि टैक्स ज़्यादा इम्पोज कर देना, टैक्स को बढ़ा देना। अब गवर्नमेंट ने बोल दिया कि अब हम आप सबसे 35% का टैक्स लेंगे। जब गवर्नमेंट 5% का टैक्स लेती थी तब ये मार्कर का दाम 20 रुपया था, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने 35% कर दिया तो इसमें से बहुत सारी कंपनियां नहीं बनाएगी, अभी हम नहीं बनाएंगे, सप्लाई रोक देगी। अभी जो 2 कंपनियां हैं वो सप्लाई को क्या कर देगी, रोक देगी कि हम अभी प्रोड्यूस ही नहीं करेंगे, अभी हम मार्कर को प्रोड्यूस ही नहीं करेंगे। इससे होगा क्या, सप्लाई हमारा कम हो जाएगा। पहले 5 कंपनियां बनाती थी, अब 3 ही कंपनियां बनाएगी, डिमांड हमारा उतना ही है, सप्लाई हमारा कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने टैक्स इम्पोज कर दिया, टैक्स बढ़ा दिया, ठीक है। तो यार ये सब कारण है जिसके वजह से हमारा इन्फ्लेशन होता है। पहला है डिमांड पुल फैक्टर, जिसमें क्या होता है, सप्लाई कांस्टेंट रहता है, डिमांड इंक्रीज होता है। और दूसरा जो मेन कारण है वो है कॉस्ट पुश फैक्टर, जिसमें डिमांड हमारा कांस्टेंट रहता है लेकिन सप्लाई ही घट जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन के ऊपर, ठीक है, कि किस किस सेक्टर में इन्फ्लेशन का निगेटिव प्रभाव पड़ता है, किसमें पॉजिटिव, ठीक है। इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का किस किस सेक्टर में क्या क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन समझ आ रहा है ना यार। अभी सभी लोग जग रहे हैं, इसीलिए जनरली हम वीडियो रात में बनाते हैं, इसीलिए वीडियो को बंद कर लेते हैं, वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगा। चलिए इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन की बात करें। पहला है इफेक्ट ऑन डिबेटर एंड क्रिएटर। डिबेटर मतलब पैसा लेने वाला, क्रिएटर मतलब पैसा देने वाला। क्या कर रहा है इफेक्ट ऑन डिबेटर एंड क्रिएटर, मान लीजिए कि हम आपसे बोले कि आप हमको 10,000 रुपया दे दीजिए, हमको एक फ़ोन कर देना है, पापा से बोले तो पापा हमको दे ही नहीं रहे हैं, तो तुम हमको दे दिया, लो 10,000 रुपया, बिगड़ जाओ फ़ोन लेकर, होता है ऐसा दोस्त, तुम हमको दे दिया 10,000 रुपया, ठीक है। अब 10,000 हम रुपया ले लिए, जाकर एक फ़ोन खरीद लिए, और हम आपसे बोले कि हम 2 साल बाद तुमको लौटा देंगे, तुम बोला ठीक है लौटा देना। अब आप बताइए कि जो फ़ोन अभी हम 10,000 का खरीदे हैं, 2 साल बाद
उस फ़ोन का 10,000 ही दाम रहेगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ महंगाई बढ़ रही है। अब मान लीजिए कि जो फ़ोन आप आज 10,000 का खरीदे हैं, 2 साल बाद उस फ़ोन का दाम 16,000 हो जाए, 18,000 हो जाए, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, वही यहाँ पर बोल रहा है कि जो डिबेटर होता है, पैसा लेने वाला होता है, वो गेन में होता है एज कंपेयर टू क्रेडिटर। कैसे? मान लीजिए कि आप हमको 10,000 रुपया दिए, 10,000 रुपया दिया, लो भाई मोबाइल खरीद लो। मोबाइल खरीद लेगा तो तुम बिगड़ जाएगा, पढ़ेगा नहीं। ठीक है, तुम हमको 10,000 रुपया दे दिया, हम बोले कि तुमको हम कितने दिन में लौटाएंगे? 2 साल में लौटाएंगे। अब अभी जो हम फ़ोन खरीदे हैं 2 साल में, अभी इसका दाम कितना है? 10,000 है। अभी इस फ़ोन का दाम कितना है? 10,000 है। आप बताइए कि 2 साल के बाद भी इस फ़ोन का दाम 10,000 ही रहेगा? नहीं रहेगा। कितना हो जाएगा? 12,000, 14,000, 15,000, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अभी आप हमको 10,000 रुपया दिए, उसका परचेजिंग पावर ज़्यादा है, और जब हम आपको 10,000 रुपया लौटाएंगे उसका परचेजिंग पावर लो है। समझ में आया क्या बोल रहा है? अभी जो डिबेटर यानी जो अभी पैसा लेने वाला है वो ज़्यादा फायदा में है, अभी जो देने वाला है वो घाटा में है। क्यों? क्योंकि परचेजिंग पावर उस समय कम हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आया? अगर हम आपको अभी पैसा दे रहे हैं, 10,000 रुपया दे रहे हैं, अभी आप जो 10,000 रुपया का सामान खरीदेंगे, 2 साल बाद अगर आप हमको पैसा दोगे और वही सामान हम खरीदने जाएंगे तो उस सामान का रेट ज़्यादा हो गया होगा। उस समय अब हमारा पैसा का परचेजिंग पावर कम हो जाएगा। अभी आपका परचेजिंग पावर ज़्यादा है तो आप ज़्यादा गेन में हो। समझ में आया? सेकेंड हमारा इफेक्ट है इफेक्ट ऑन फिक्स्ड इनकम ग्रुप। जिनका भी मंथली फिक्स्ड है, तो आपको भाई 30,000 मिलेगा, 40,000 मिलेगा, वो ज़्यादा इफेक्ट होता है, और वर्किंग क्लास भी ज़्यादा इफेक्ट होता है। सबसे पहले बात करते हैं कि फिक्स्ड इनकम ग्रुप जिनका होता है। मान लीजिए कि आपका फिक्स्ड है कि 30,000 रुपया मिलेगा पर मंथ। ठीक है, ये फिक्स हो गया, गवर्नमेंट फिक्स करती है। जिनका भी सरकारी नौकरी होता है उनका महीना फिक्स होता है कि आपको इतना महीना मिलेगा। ठीक है, वो फिक्स हो गया। अब इन्फ्लेशन बढ़े या घटे, ये इफेक्ट होंगे कि नहीं होंगे? घटेगा, इफेक्ट नहीं होगा बनता। अगर इंक्रीज हो गया इन्फ्लेशन, ये इफेक्ट होगा। अब मान लीजिए कि इनको 30,000 रुपया मिलता है, 30,000 महीना मिलता है, और इन्फ्लेशन बढ़ गया। इन्फ्लेशन बढ़ गया तो क्या होता है? इन्फ्लेशन बढ़ गया तो क्या होता है? मनी वैल्यू क्या होता है? डिक्रीज। और प्राइस क्या होता है? इंक्रीज। तो ये फिक्स्ड इनकम ग्रुप वाले इफेक्ट हो जाएंगे इससे। ठीक है, इफेक्ट ऑन वर्किंग क्लास। मान लीजिए कि जो वर्किंग क्लास पीपुल है, जो किसान है, जो मिस्त्री है, मजदूर है, रिक्शा चलाने वाला है, ऑटो चलाने वाला है, ये क्या करता है? बंदा रोज कमाता है, रोज खाता है। अब इन्फ्लेशन बढ़ गया, महंगाई बढ़ गया, तो सबसे ज़्यादा जो हमारा बैडली इफेक्ट पड़ता है वो पड़ता है वर्किंग क्लास पीपल पर। जितने भी वर्किंग क्लास के लोग हैं उन पर ज़्यादा इफेक्ट किसका पड़ता है? महंगाई का। अब मान लीजिए कि जो रिक्शा चलाने वाला है वो 100 रुपया कमाया। ठीक है, कितना कमाया? 100 रुपया। और दाल है 100 रुपया किलो। हो सकता है कि एक दिन ये 100 रुपया का दाल खरीद ले, लेकिन अगर दाल का दाम 200 रुपया हो जाए तो क्या ये करेगा यार? कैसे ये खरीद पाएगा? तो सबसे बैडली इफेक्ट होता है इन्फ्लेशन का वर्किंग क्लास पीपल के ऊपर। समझ में आया? उसके बाद है इफेक्ट ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मतलब जितने भी फॉरेन कंट्री है वो अपना कंपनी भारत में लाती है, इन्वेस्ट कराती है। जैसे अमेरिका का कंपनी हो गया, कोरिया का कंपनी हो गया, चाइना का कंपनी हो गया, जापान का कंपनी हो गया, ये सब भारत में कंपनी जाते हैं और अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, अब आप ही बताइए कि जब इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? मनी वैल्यू गिर जाएगा, और जब मनी वैल्यू गिर जाएगा तो हर चीज़ का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, और प्राइस इंक्रीज हो जाएगा तो उस समय कोई भी कंपनी ये नहीं चाहेगा कि हम भारत में अपना पैसा इन्वेस्ट करें। ठीक है, तो गवर्नमेंट ये प्रयास करती है कि भारत में नहीं तो ज़्यादा डिफ्लेशन हो और नहीं तो ज़्यादा इन्फ्लेशन हो, उसको मतलब कंट्रोल कर रखा जाए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इफेक्ट ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये रहा कुछ इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। अब बात करते हैं एंटी इन्फ्लामेटरी मेजर्स, यानी कौन कौन से तरीके हैं जो गवर्नमेंट एडॉप्ट करती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो यार हम पहले ही बताए थे, मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी पहले ही आप लोग पढ़ लिए हैं। एक होता है प्राइस रीजनिंग सिस्टम, ये आप हायर क्लास में पढ़ेंगे। एंटी इन्फ्लेमेटरी मेजर्स। ठीक है, इसमें क्या होगा? फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, कैमरा बंद कर लेते हैं पहले।
देखिए हम यहाँ पर गलत प्रोनाउंस कर रहे थे, हम बोल रहे थे एंटी इन्फ्लामेटरी, ठीक है, जो कि यहाँ पर क्या लिखा है, एंटी इन्फ्लामेटरी मेजर्स। फर्स्ट है मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी। देखिए इन दोनों को हम डेप्थ में पढ़ाए हैं, कहाँ पर, इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट इंटरवेंशन चैप्टर में। फिर भी हम एक बार आपको रिकेप करा देते हैं। देखिए मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता था, मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता था, आरबीआई। फिजिकल पॉलिसी कौन बनाता था, गवर्नमेंट। देखिए आरबीआई अपने ऑफिस में बैठे भारत में इन्फ्लेशन को बढ़ा सकती है और घटा भी सकती थी। हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाए थे, ठीक है, किसके हेल्प से, रेपो रेट के थ्रू। सब आपको बैंक चैप्टर में बढ़िया से पढ़ना है। बैंकिंग चैप्टर जो है ना, इसके नेक्स्ट चैप्टर, ये तो आज खत्म हो गया, इसके बाद हम बात करेंगे बैंकिंग चैप्टर के ऊपर, उसमें आपको सब कुछ पढ़ना है। तो रेपो रेट के थ्रू ये भारत में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करता है। फिजिकल पॉलिसी भी बजट के थ्रू अपना बजट देखता है, ठीक है। फिजिकल पॉलिसी क्या था, गवर्नमेंट या आम जनता को बताती है कि वो कितना पैसा किस सेक्टर में खर्च करेगी और वो पैसा लाएगी कहाँ से। तो ये दो मेजर्स हुए। उसके बाद है कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। देखिए ये सबसे बड़ा समस्या हो रहा है, गवर्नमेंट अभी इस पर ध्यान नहीं दे रही है, लेकिन ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, कंट्रोल ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ। अभी गवर्नमेंट कोई स्टेप नहीं ले रही है इसको कंट्रोल करने के लिए। यूपी गवर्नमेंट ने स्टेप लिया था, टू चाइल्ड पॉलिसी, ठीक है, कि आपके घर में 2 बच्चा ही पैदा होगा, अगर ज़्यादा पैदा हुआ तो आपको सरकारी नौकरी से वंचित रखा जाएगा आपके चाइल्ड को, ठीक है। तो वो एक पॉलिसी बनाया गवर्नमेंट ने था। लेकिन यार जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जिनका अभी सरकार है, उनको कुछ ऐसा स्टेप लेना चाहिए ताकि हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकें। अगर हमारे देश का पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं होगा और इंक्रीज होगा, तो जब पॉपुलेशन इंक्रीज होगा तो हम देखे थे क्या, जब पॉपुलेशन इंक्रीज होगा तो हमारा डिमांड भी इंक्रीज होगा, जब डिमांड इंक्रीज होगा तो प्राइस, पैसा इंक्रीज होगा, और जब प्राइस इंक्रीज होगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो सबसे मुख्य जो हमारा एम होना चाहिए वो होना चाहिए कि कंट्रोल ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ, जितना जल्दी हो सके हम लोग पॉपुलेशन ग्रोथ कंट्रोल करें, ठीक है। उसके बाद आता है पनिशमेंट फॉर हॉर्डरिंग। हॉर्डरिंग का मतलब होता है इकट्ठा करना। जो बहुत सारे लोग जो गुड्स होते हैं उनको इकट्ठा कर लेते हैं। आपको एग्जांपल से समझाते हैं। मान लीजिए कि एक राम है, ये श्याम है, ठीक है, इनके ये भी सेब बेचते हैं और ये भी सेब बेचते हैं। ये बेच रहे हैं 90 रुपया और ये बोल रहे हैं 100 रुपया। अब बताइए कि आप लोग कहाँ खरीदेंगे। ऑब्वियसली सी बात है, ये 90 रुपया दे रहे हैं, इनके पास सभी लोग जाएंगे, तो ये सोचेंगे कि मेरा 100 रुपया, हम 80 रुपया कर देते हैं, तो हम लोग यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो अब ये देखेंगे कि ये 80 हो गया तो ये 70 कर देंगे, तो अब हम लोग यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। कंपटीशन हो रहा है, हम लोग को तो अच्छा है, जितने आम सिटीजन है उनको तो अच्छा है कि कंपटीशन मार्केट में हो। ये 70 हो गए तो ये 60 कर दिए, ये 60 हो गया तो ये 40 रुपया कर दिए। अब देखिए ये जब 40 रुपया कर दिए, अब जो श्याम है वो अपना कुछ आदमी भेजेगा और बोलेगा कि जितना सेब है 40 रुपया किलो के हिसाब से खरीद कर आओ। इनका आदमी गया, 40 रुपया किलो जितना भी सेब है खरीद कर ला दिया और सारा सेब को यहाँ पर जमा कर लिया, इकट्ठा कर लिया। इसी को यहाँ पर बोल रहा है हॉर्डरिंग, ठीक है। सारे सेब को क्या हो गया, सारे सेब यहाँ पर इकट्ठा हो गए। अब ये प्राइस को इंक्रीज कर 80 रुपया 90 रुपया बेचेगा भाई, ठीक है, क्योंकि अब तो इसके मार्केट में कोई कंपटीशन करने वाला नहीं है, इसका सारा सेब ये खरीद लिया। इसी को यहाँ पर बोला है कि पनिशमेंट फॉर हॉर्डरिंग, ऐसा करने वाले को पनिशमेंट करो, यानी दंड दो। उसके बाद है चेक ऑन स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन का मतलब होता है कि जो हम लोग कल्पना कर लेते हैं कि भविष्य में इसका प्राइस बढ़ेगा, उस पर गवर्नमेंट को ध्यान देना है, ठीक है। ये नहीं कि मार्कर आ रहा है मतलब अचानक से मार्कर का सप्लाई ही बंद हो गया। आलू आ रहा है, प्याज आ रहा है, अचानक प्याज का सप्लाई बंद हो गया, प्याज 120 रुपया 130 रुपया केजी हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसको भी चेक करना चाहिए। इंक्रीज इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। देखिए गवर्नमेंट को कम से कम इंटरेस्ट पर किसको लोन देना चाहिए, फार्मर को और इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो ऑनर है उनको। क्यों, क्योंकि मान लीजिए कि हम कम इंटरेस्ट पर फार्मर को लोन देंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना खेती में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, ताकि जब वो पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो उनका फसल अच्छा होगा, उससे सप्लाई बढ़ेगा। जब सप्लाई बढ़ जाएगा और डिमांड कम होगा तो इससे क्या होगा, हमारे जो देश में इन्फ्लेशन हो रहा है वो कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो मतलब गवर्नमेंट को ये प्रयास करना चाहिए कि जो जितने भी फार्मर हैं उनको लोन कम से कम दिया जाए, फर्टिलाइजर समय पर दिया जाए। जैसे अभी बिहार में फर्टिलाइजर के लिए रात में 2 बजे किसान लाइन में लग जाता है कि कल सुबह हमको 10 बजे फर्टिलाइजर मिलेगा। सोचिए ये हाल है।
तो फर्टिलाइजर समय पर देना चाहिए। और जो टैक्स लेते हैं फार्मर पर, एटलीस्ट कम से कम टैक्स लीजिए, ठीक है। तो ये सब मेजर्स हैं जिसके हेल्प से हमारे देश में इन्फ्लेशन कम हो सकता है। गवर्नमेंट इसमें से कुछ मेजर्स को लेती है, बहुत सारे अभी भी मेजर्स हैं, ठीक है। इसमें तो अभी आप 10th क्लास में है, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो आपको अभी कम पढ़ना है, अभी तो 10th पढ़ने में ही हालत ख़राब हो रहा है आप सबका। यार ये कुछ मेजर्स हैं जिसके हेल्प से गवर्नमेंट इंडिया में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करती है।